हेलो व्यूअर्स। ये पार्ट 2 वीडियो है और ये जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करा है उसका ये पार्ट 2 है। और हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, मुझे उम्मीद है आपने उसको मेमोराइज़ कर लिया होगा। तो क्योंकि अगर आपने पुराना नहीं पढ़ा है तो फिर अभी आगे हम जो पढ़ेंगे उसको समझने में आपके लिए तकलीफ़ें आएँगी, इसलिए बेहतर है आप पहले इस पार्ट 1 की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम कि हमारी इंडिया का नाम कैसे पड़ा था, इंडिया का नाम हमारा इंडिया कैसे पड़ा और भारत कैसे पड़ा था। हमने इस चीज़ को देख लिया था लास्ट वीडियो में। यहाँ तक हमने देख लिया था, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कह रहे हैं कि फाइंड एंड अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में देखेंगे कि इतिहास के बारे में जो पीछे हुआ है सब कुछ हमारा, उसको हमने देख लिया था। और अब हम आगे देखेंगे कि फाइंडिंग अबाउट द पास्ट के बारे में हम जानेंगे कि हमें कैसे पता चला पास्ट के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि देयर आर सेवरल वेज टू ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट को जानने के बहुत से तरीके हैं। पहला है वन इज टू सर्च फॉर, हम उसकी तलाश करें, किताबों में पढ़ें। और जो काफ़ी टाइम पहले किताबें लिखी गई हैं, जो भी किताबें मतलब जो भी बुक्स हैं उनको हम पढ़ें और सर्च करें उसके बारे में जो काफ़ी टाइम पहले लिखी गई थी। ठीक है, उनको हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी कि जो भी हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जिनको पढ़ के हमने अपने पास्ट के बारे में जाना है और वो रिटन फॉर्म में है, वो है हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो इसे कहेंगे मनुस्मृति। मनुस्मृति। और इनके लिए एक वर्ड अलग भी होता है, पांडुलिपि। पांडुलिपि भी हम वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनमें इनसे हमें जानकारियाँ मिली हैं अपने पास्ट के बारे में। किस तरह के पास्ट के बारे में कि भाई कैसे लोग रहा करते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहा करते थे, किस तरह की उन्होंने खेती करी, कौन से जानवर उन्होंने पालने शुरू करे थे। ये सारी चीज़ें हमने शुरुआत में पढ़ी थी पार्ट 1 की वीडियो में, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो वहाँ से हमें जानकारियाँ मिलती हैं। और ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो हाथों से लिखे हुए थे। उस टाइम पे कोई भी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि मशीन से प्रिंट हो गए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको हैंड मिलती है वो हमारी सारी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इसको अगर हम ब्रेक करें मैन्युस्क्रिप्ट समझने के लिए कि मेन्यू प्लस स्क्रिप्ट, जो वर्ड ये निकल कर आता है, ये निकल कर आता है मेन्यू और प्लस स्क्रिप्ट। यानी कि मेन्यू का मतलब होता है हाथ से और इस स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखी, यानी हाथ से जो लिखी हुई चीज़ मिलती है हमें, हिस्ट्री की मिली है, वो हमारी मेन्यू स्क्रिप्ट है। तो मेन्यू स्क्रिप्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्या रहे हैं कि ये मेन्यू स्क्रिप्ट, अब इसको यहाँ पे उन्होंने जो है वो डिफाइन करा है, जिसको मैंने आपको बता दिया कि दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेन्यू मीन्स हाथ, एंड दीज वर usually written on a palm leaf or on a specially prepared bark of a tree known as the birch which grows in the Himalayas। अब ये स्क्रिप्ट जो है वो लिखी गई काय पे लिखी गई है। उस टाइम पे कागज़ का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता, कागज़ की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो भाई ये लिखा काय पे करते थे, ये बेसिकली लिखा करते थे पाम लीव्स पे। पाम लीव्स जो होती हैं वो खजूर की पत्तियाँ होती हैं। आप देखोगे क्योंकि उस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे हुआ करते थे। तो उसी पेड़ पौधों में से खजूर का पत्ता बहुत बेहतरीन उनको लगा होगा, उसकी कुछ क्वालिटी उन्हें नजर आई होगी कि इस पे लिखा जा सकता है, तो उन्होंने खजूर के पत्तों पे जो था वो सारी लिख नहीं थी। हम अक्सर देखते हैं, हमें बहुत सी, अगर आपने मूवीज़ देखोगे तो आप उसको उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको मिलेंगी। वो मैन्युस्क्रिप्ट किस तरीके से होती हैं, वो बंधी हुई होती हैं थ्रेड में, साथ में कुछ इस तरीके से पट्टियाँ बंधी हुई होती हैं। जैसे कुछ इस तरीके की पट्टियाँ हैं, इस तरीके से 4-5 ऐसे बहुत बड़ी-बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं। और वो सारी की सारी जो होती हैं वो एक थ्रेड से बंधी हुई होती हैं। एक थ्रेड से बंधी हुई होती हैं और उस पर यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई होती हैं। ये अक्सर आप देखते होंगे। हम अगर कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री अगर देखते होंगे उसमें आपको इस तरीके की जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको नज़र आएगी, कभी आप अगर गौर करते होंगे। ठीक है, तो ये पाम लीव्स पे लिखा करते थे। कुछ स्पेशली बार्क हुआ करती थी, जो पेड़ हुआ करती, पेड़ की जो आप सबसे आउटर लेयर देखते होंगे उसे कहा जाता है बार्क, एक छाल जिसे कहेंगे। उसके ऊपर लिखा करते थे जिसे कहा जाता था बिर्च। और ये जो बिर्च हुआ करती थी ये हिमालय से मिला करती थी, खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर ये बिर्च मिला करती थी। तो आपको अब ये एक इमेज नज़र आ रही है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये है पांडुलिपि, इसमें ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है ना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि अ पेज फ्रॉम पाम लीव्स मैन्युस्क्रिप्ट, ये पेज है, एक पाम लीफ पे लिखी हुई ये मैन्युस्क्रिप्ट है, उसका एक ये पन्ना है। ये लिखा हुआ है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो करीब 1000 साल पहले लिखी हुई है। और ये जो पाम लीव्स हैं इनको कट कराया जाता था इनटू पेजेस में। अब इनको डेवलप कर रहे हैं वो पेजेस की तरह ताकि इस पे लिखने में आसानी हो, और उनको टाइट कर देते हैं बुक के साथ, जैसे मैंने आपको भी फिगर में बना के दिखाया था। तो आपको टू सी अ बिर्च बार्क मैन्युस्क्रिप्ट टर्न टू पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 में आपको बिर्च बार्क की मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। वो जब हम आगे जाएंगे उस अगले चैप्टर में हो सकता है वो, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, उनमें हम उसको देखेंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि ओवर द ईयर्स, टाइम बीतता गया, कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो इंसेक्ट ने खा ली, क्योंकि प्रिजर्वेशन करने के लिए आपके पास उस टाइम पे कोई भी ऐसा केमिकल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो बहुत सी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, दीमक लग गई उनमें, कीड़ों ने खा लिया, वो डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन कुछ सर्वाइव हो गई जिनके आज भी हमें जो है वो ट्रेसेस मिल जाते हैं मॉनेस्ट्रीज में और टेम्पल्स में, हमें उनके आज भी प्रेजर्व करी हुई हैं कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट्स को मैन्युस्क्रिप्ट नहीं कहा है, इनको बुक्स कहा है। तो दीज बुक डील विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। इसमें इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में, इन किताबों में बहुत सी जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। जानकारियाँ किस तरह की मिलती हैं कि कैसे रिलीजियस बिलीफ थे, कौन कौन से रिलीजन को मानने वाले लोग रहा करते थे, कैसी वो प्रैक्टिसेस अपनी करते थे, और किंग्स की लाइफ क्या हुआ करती थी। क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो गंगा का जो एरिया है उसके ईस्ट में जितनी भी वो ज़मीन है वो सारी की सारी मगध एरिया कहलाई जाती है। और उस मगध एरिया जो बिहार में है
उस मगध एरिया में बहुत बड़ा किंगडम रहा करता था। तो किंगडम का मतलब वहाँ पर किंग्स रहा करते थे। किंग्स रहा करते थे तो उनकी लाइफ के बारे में भी ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट के जरिए हमें मिलती है। क्या दवाइयाँ और साइंस किस तरीके का विज्ञान था, किस तरीके की औषधियों का इस्तेमाल हुआ करता था। जाहिर सी बात है, औषधि की जरूरत पड़ती होगी, चोट वोट सबको लगती होगी, वो किस तरीके से सारी चीज़ें डिस्कवर हुई, क्या दवाइयाँ बनी, कैसे बनी दवाइयाँ, किस तरीके से साइंस का इस्तेमाल हुआ। क्योंकि हम साइंस का इस्तेमाल देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे किताबों में, तो हमें बहुत से मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो वो एक हमारे साइंस से ही जो है वो एक तरीके साइंस के थ्रू ही वो बनाए गए हैं, उन्हें विज्ञान का इस्तेमाल हुआ है। आगे देखते हैं कि बिसाइड इसके साथ साथ जो थी वो एपिक्स पोइम्स थी, कविताएं लिखी गई थी लोगों ने, कुछ नाटक भी आपको पढ़ने को मिलेंगे उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में। अब ये नाटक जो लिखे गए थे, ये सारी की सारी जो डिटेल्स आपको पढ़ने को, इन्फॉर्मेशन जो पढ़ने को आपको मिलेगी मैन्युस्क्रिप्ट्स में और बुक्स में, अब वो बेसिकली संस्कृत में लिखी हुई थी। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ बताई। तो ये जो आपको मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिली, जो ये मैन्युस्क्रिप्ट आपको देखने को मिल रही है, ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये संस्कृत में लिखी हुई हो सकती है। ये मैन्युस्क्रिप्ट इस तरीके से संस्कृत में लिखी हुई होंगी, या फिर प्राकृत लैंग्वेज में। मेरे ख्याल से मुझे ये प्राकृत लैंग्वेज में लग रही है, अगर मैं सही हूँ तो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई हो सकती है मैन्युस्क्रिप्ट। तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई होंगी, लैंग्वेज जो कि यूज़ करते थे उस टाइम के पीपल, या फिर तमिल में तो शायद नहीं होगी वो, अब प्राकृत लैंग्वेज में मान चल सकते हैं उसे। तो हम इन सारी इंस्क्रिप्शंस को जो है वो हम स्टडी करते हैं। ये सारी राइटिंग्स जो हैं वो एक हार्ड सरफेस पे लिखी गई थी, जैसे कि स्टोन्स पे होंगी या मार्बल्स पे, मेटल्स पे लिखी हुई होती हैं। कभी कभार जो होते हैं वो किंग्स जो है वो राजा तो आदेश देते हैं, उनके ऑर्डर पर जो है वो इंस्क्राइब कर जाती हैं, जिससे कि लोग जो है उनको देखें, पढ़ें और उनको ओबे भी करें। अशोका के टाइम पीरियड में जो है आपको बहुत से ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे जो पत्थरों पर लिखे हुए होते हैं। इंस्क्रिप्शंस बेसिकली जो है ना, इंस्क्रिप्शंस जो है वो बेसिकली जो है ये सारे के सारे जो है वो स्टोन्स पे लिखे हुए होते हैं, रिटन ऑन स्टोन्स। अब रिटन ऑन स्टोन्स पे भी ऐसा नहीं लिखे हुए होते हैं, पत्थरों पर भी ऐसा नहीं लिखे होते, पत्थरों पर बकायदा कार्विंग करके लिखे हुए होते हैं। पत्थरों को कोड़ीदा जाता है, तब उसके ऊपर वो लिखी गई हैं। इस तरीके से कार्विंग्स आपको देखने को मिलेगी जब हम अशोक का टाइम पीरियड को पढ़ेंगे। आगे हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में, तो हमें देखने को मिलेंगे वो इंस्क्रिप्शंस कही जाती हैं जो स्टोन्स पे लिखी होती हैं, उनको कार्व करके। तो उन इंस्क्रिप्शंस की हम आगे बात करेंगे कि हार्ड सरफेस है जैसे स्टोन्स पे या मेटल्स पे लिखी हुई होती हैं। ऑर्डर्स देते हैं, किंग ऑर्डर देते हैं कि भैया ऐसी बातें लिखो हमारे बारे में, हमारा ये आदेश है, ये इस तरीके से यहाँ पे लिखो ताकि लोग इसे पढ़ें और उनको माने आदेशों को हमारे। कुछ अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन भी हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे मैन और वुमेन इंक्लूडिंग किंग और क्वीन को जो है वो रिकॉर्ड कर देते हैं, कि रिकॉर्डेड कर दिया जाता है कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, इन सब चीज़ों को भी वहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो किंग जो होता है वो ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन द बैटल, उसने जो भी युद्ध जीती हैं उनके तो भैया ज़रूर होना चाहिए इंस्क्रिप्ट, उनके ज़रूर रिकॉर्ड होने चाहिए, ताकि पता चले कि राजा कितना बहादुर था। ठीक है। अब ऐसा ही हमें एक और इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है, ये इमेज हमें दिख रही है ओल्ड इंस्क्रिप्शंस की। ये वाली इमेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये इमेज दिख रही है आपको, ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, ये पत्थर पर लिखी हुई, आप देख सकते हैं इसे आप, कि कैसे ये कार्व आउट करी हुई इमेज है, किस तरीके से इसमें जो है वो कार्विंग करी है और अपना मैसेज यहाँ पर लिखवाया है राजा ने। तो इसको पढ़ लेते हैं कि ये इंस्क्रिप्शन जो है वो करीब 2250 साल पहले लिखा हुआ है। और ये मिला कहाँ था, ये मिला था कंधार में, जो कि आज के अफगानिस्तान का इलाका है कंधार, वहाँ पे आपको ये देखने को मिला, वहाँ से ये इंस्क्रिप्शन मिला 2250 साल पहले। ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन जो था वो किसने लिखवाया था, अशोक के नाम से ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया। अशोक के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें से इंस्क्रिप्शन आपको बहुत मिलेंगे। तो ये देखिए एक एग्जांपल आपको मैंने बताया था, वो एग्जांपल आपको एक ही मिल रहा है कि अफगानिस्तान के कंधार में 2250 साल पहले आपको एक इंस्क्रिप्शन मिला है। ये इसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, क्लास 6 के ही चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं, उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। जाहिर सी बात है, स्क्रिप्ट जब हम किसी को लिखेंगे तो कोई ना कोई लैंग्वेज में होगी, चाहे तमिल हो, मलयाली हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई ना कोई इसकी स्क्रिप्ट होगी। अब ये स्क्रिप्ट जो है वो लेटर्स और साइंस में भी हो सकती है। हमारे रोमन नंबर्स हैं जो हम लिखते हैं कि 1 या 2 या 3 या 4, ये एक तरीके के हमारे सिंबल ही तो हैं, ये हमारे एक तरीके के सिंबल्स ही तो हैं जिनको हम लिखते हैं। तो ये इस तरीके से ये लेटर्स में भी हो सकती है और सिंबल्स में भी हो सकती है, साइंस में भी हो सकती है। तो जब हम रीड करते हैं जो है लिखा हुआ है और हम बोलते हैं, तो हम कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो जो इंस्क्रिप्शन जो इंस्क्राइब्ड होती है टू डिफरेंट स्क्रिप्ट में और लैंग्वेज में, ग्रीक एंड अरमाइक, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया में यूज होती थी। यानी कि जो अशोक के टाइम पीरियड में जो इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिल रही हैं, जो कंधार में जो इंस्क्रिप्शन मिली है, ये आइदर या तो ये ग्रीक में या अरमाइक में लिखी गई होगी। ठीक है। इसमें आप अगर ध्यान से देखो जो लिखा हुआ है ना, जो ये बात लिखी हुई है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये लिखी हुई है द इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट। दो स्क्रिप्ट में ये इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। दो स्क्रिप्ट कौन सी है, देखिए यहाँ से इसको इंस्क्रिप्शन को इन्होंने दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो आपको ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, इतना वाला हिस्सा, ये पूरा, ये लिखा हुआ है ग्रीक में, ये लिखा हुआ है ग्रीक लैंग्वेज में। और जो बॉटम इंस्क्रिप्ट आपको देखने को मिल रही है ना, ये लिखी हुई है अरामाइक में, ये अरामाइक लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो ये दो इंस्क्रिप्शन में, दो लैंग्वेज में जो है वो इंस्क्रिप्शन यहाँ दिख रही हैं। यही चीज़ यहाँ पर कही गई, ग्रीक वाला टॉप में है, अरामाइक बिलो में लिखा हुआ है। तो ये दो लैंग्वेजेस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं।
कैन यू थिंक ऑफ एन एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस पे लिखने के क्या एडवांटेज हैं इसके बारे में आप सोच सकते हो? एंड व्हाट वुड हैव बीन द डिफिकल्टीज और क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं इसके बारे में आप बताइए। तो मेरे ख्याल से एडवांटेज इसका सिर्फ एक एडवांटेज ये है कि आप राइटिंग अगर हार्ड सरफेस पे लिख रहे हो तो वो एक लंबे टाइम पीरियड तक बरकरार रहती है। स्टोन पे आप लिख रहे हो तो वो एक लंबे टाइम पीरियड तक बरकरार रहेगी। लेकिन डिफिकल्टी ये हो सकती है कि डिफिकल्टी इस लिखने में इंस्क्रिप्शन की लिखाई में एक टाइम अच्छा खासा कंज्यूम होता है कि भाई कार्विंग करना कोई इतना आसान काम नहीं है। और मशीन इस टाइम पे थी नहीं जो इतनी आसानी से कार्विंग करके मशीन के ऊपर आप कोई मैसेज लिख दो। तो डिफिकल्टी तो लिखने में टाइम कंज्यूम हुआ होगा और एडवांटेज ये होगा कि एक लंबे टाइम पीरियड तक ये प्रिजर्व रही होंगी। तो ये एडवांटेज मेरी तरफ से। इसके अलावा आपके पास कोई एडवांटेज और डिफिकल्टीज नजर आती है तो आप उसको जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी और जो पास्ट में यूज होती थी बनती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो इस तरह की स्टडीज को पढ़ते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, वो कहलाते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद। हिंदी में कहेंगे हम इन्हें कहते हैं पुरातत्वविद। ये जो है वो इनको खासतौर पर पढ़ते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ब्रीफ और डिटेल्ड नॉलेज होती है लैंग्वेजेस के बारे में और बाकी हर चीज़ को एक्सप्लोर करने के बारे में, पता करने में कि भाई कितनी पुरानी चीज़ है और ये किस टाइम पीरियड की है। तो ये इनके पास बहुत नॉलेज होती है क्योंकि ये हिस्टोरियंस होते हैं। बेसिकली बहुत हिस्टोरियंस होते हैं, बहुत डिटेल में जाके किसी चीज़ को उन्होंने एनालाइज करना होता है। तो ये इसलिए स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होते हैं। वो स्टडी करते हैं बिल्डिंग्स का रिमेन्स को, जो कि स्टोन्स की, पत्थरों की और ईंटों की बनी हुई होती हैं। उनको ये जो है वो स्टडी करते हैं उनको उनको ये स्टडी करते हैं। और पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, उनका पता करते हैं भाई कितनी पुरानी पेंटिंग है, ये स्कल्पचर्स किस टाइम पीरियड का होगा, इसको कैसे बनाया होगा, इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करी होगी, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ हुए होंगे इनको बनाने में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट ही स्टडी करते हैं। ये एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकवेट करते हैं, यानी कि सरफेस के अंदर तक जाके जो है वो इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर अभी अभी प्रेजेंट न्यूज़ का मैं एग्जांपल दूँ तो हम जो ज्ञान वापी मस्जिद के जो केस चल रहे हैं उसमें सर्वे हुआ था, उसमें आर्कियोलॉजिस्ट ही जो थे वो गए थे सर्वे करने के लिए। तो उन्होंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन को गैदर आउट किया था कि कितनी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पर, कि हमें वहाँ से क्या क्या जो चीज़ें मिली उनकी कार्बन डेटिंग के थ्रू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पता लगाया भाई कितनी पुरानी चीज़ें वहाँ से मिली हैं हमें। ठीक है। तो टूल्स फाइंड आउट करते हैं, वेपन्स देखते हैं जो भी मिलते हैं, पॉट्स, पेंट्स, ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स उस टाइम पे चला करते थे। अशोका के टाइम पीरियड में कॉइन्स चला करते थे, मुगल पीरियड में कॉइन्स चला करते थे। बिलियन कैसे होगा, बार्टर सिस्टम तो था नहीं उस टाइम पे, ऐसे ना इतनी कोई नॉलेज थी। तो सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, सम ऑफ देम ऑफ बोन। कुछ पत्थरों से बनी हुई चीज़ें थी, कुछ हड्डियों की बनी हुई चीज़ें थी, कुछ मिट्टी की बनी हुई थी, कुछ मेटल्स की बनी हुई चीज़ें थी। ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल। ऑब्जेक्ट्स जो थी वो बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट उसकी बनी हुई थी, सब्सटेंसेस की बनी हुई थी। जो इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस थे उनका इस्तेमाल करा गया था, जो कि एक लंबे टाइम पीरियड तक सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे कि ये स्टोन्स हैं हमारे। ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करा जाता था किसी चीज़ को कुछ इस्तेमाल करने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक मिलती है इमेज, एक पॉट की इमेज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये कॉइन्स की इमेज मिल रही है। अब हम इनको पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि लेफ्ट में जो है वो आपको एक पॉट मिलता है, ओल्ड सिटी, पुराने किसी शहर में आपको ये मटका मिलता है जिसमें पानी स्टोर रखा करते होंगे वो पॉट्स। लाइक दीज आर यूज, कभी 4700 साल पहले जो वो यूज़ हुआ करते थे। अब आप इस पॉट को आप ध्यान से देखो तो इस पॉट पे कितनी बेहतरीन तरीके से जो है वो डिज़ाइन कराया गया, पेंटिंग कराया गया। तो आप ये समझ सकते हो उस टाइम पे पेंटिंग्स भी हुआ करती होंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स हुआ करती हैं, किस तरीके से इसको डेकोरेट किया है पॉट को। तो उस टाइम पे भी क्रिएटिविटी थी। राइट साइड में आपको मिलेगा ओल्ड सिल्वर कॉइन। कॉइन इस तरह के जो थे वो करीब 2500 साल पहले यूज हुए। अब आप देख लीजिए कॉइन किस तरीके के हैं। ये लग रहा है कोई पत्थर का टुकड़ा है लेकिन ये कॉइन है, इस्तेमाल हो रहे थे। तो इन वॉट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द, आज के टाइम पीरियड में हम अगर कंपेयर करके देखें तो आज के कॉइन और पहले के जो कॉइन दिख रहे हैं इनमें आप डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफिकल्टी होगी आपको। आगे कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट लुक्स फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट हड्डियों की तलाश करते हैं, जानवरों की, पक्षियों की, मछलियों की हड्डियों की तलाश करते हैं, ये समझने के लिए लोग पास्ट में क्या खाते होंगे। ठीक है। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, क्योंकि प्लांट्स का तो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्लांट्स में कोई इतनी हड्डी वड्डी तो होंगी नहीं जिसका आसानी से ट्रेस मिल जाए। तो प्लांट्स के बारे में तो नहीं पता चलता। लेकिन अगर सीड ऑफ अ ग्रेन और पीस ऑफ अ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म। तो अगर कोई भी जो है वो कोई अनाज है या कोई लकड़ी का टुकड़ा है जो जलाया हुआ है, उसके चांसेस मिलने के हैं, उसके ट्रेसेस मिलने की एक चांसेस हैं। तो उससे भी पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके का वो अनाज है, किस तरीके की वो लकड़ियाँ इस्तेमाल करते थे अपने यूज़ के लिए। तो अब एक सवाल फिर से आ जाए यहाँ पे, डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कपड़ों की मिले, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या कपड़े मिलने की चांसेस थे। आप उस टाइम पे आदमी क्या पहनता था इसका पता नहीं चलता कि भाई वो कपड़ा पहनता था। अब कपड़ा पहनेगा कैसे, उसके लिए धागे बनाने की जरूरत थी, धागे की टेक्नोलॉजी थी कि नहीं थी उस टाइम पे। ये चीज़ें जो है वो पता करी गई होंगी आर्कियोलॉजिस्ट ने। जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, स्कॉलर्स हु स्टडी पास्ट,
often use the word source to refer to the information found from manuscript inscriptions and archaeology. Historians और जो कि स्कॉलर्स होते हैं जो स्टडी करते हैं पास्ट को, वो वर्ड यूज़ करते हैं सोर्स रेफर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से या जो आर्कियोलॉजी से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको एज अ सोर्स कहते हैं वो। ठीक है, यानी जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, जो इंस्क्रिप्शंस हैं और जो भी आर्कियोलॉजी में जो सामान निकल कर आया है वो हमारा सोर्स है, और वो सोर्स जो है वो हिस्टोरियंस को हेल्प करता है स्टडी करने में। भाई इतिहासकार जो होता है वो उस चीज़ को जानता है, जानने की कोशिश करता है। आर्कियोलॉजिकल स्टडी क्या होती है, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो तो एविडेंसेस निकालते हैं, वो हड्डियाँ निकालते हैं, वो मेटल्स निकालते हैं, वो लकड़ियाँ निकालते हैं, वो जो भी चीज़ें उन्हें मिलती है ना वो सब निकाल के एक साफ तरीके से उसको रख लेते हैं। उसके बाद हिस्टोरियंस होते हैं वो उस चीज़ पर स्टडी करते हैं, उस चीज़ को बारीकी से देखते हैं और फिर वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्या है, इसको कैसे जो है वो क्रिएट करा गया होगा, कैसे उसको बनाया गया होगा। ठीक है, तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों ही अलग वर्ड हैं, अलग अलग पर्सन्स होते हैं। तो वंस सोर्स, जब एक बार हमें सोर्स का पता चल जाता है कि लर्निंग अबाउट द पास्ट, पास्ट से क्या चीज़ें समझने को मिलती हैं, तो वो एक एडवेंचर हो जाता है और उसके बाद भी जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं बिट बाय बिट, उसको फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने आपको सामान निकाल के दे दिया, उसके बाद हिस्टोरियंस जो हैं वो उसको समझने की कोशिश करते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरियंस जो होते हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक तरीके के डिटेक्टिव्स होते हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एविडेंसेस खोदते हैं, अब एविडेंसेस खोदने के बाद हिस्टोरियंस के पास लेके जाते हैं। अब आपको एग्जांपल दूँ इस तरीके से, इसको समझने का एग्जांपल ये हो सकता है कि आप जो है वो सीआईडी देखते थे, तो सीआईडी में क्या चीज़ थी, जो एसीपी सर हुआ करते थे, जो अभिजीत है, जो दया थे, ये सब लोग क्या करते थे, ये एविडेंस लेके आया करते थे। ठीक है, ये एविडेंसेस लेके आने का मतलब ये कि ये इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट वाला काम करा, एविडेंसेस लेके आए और इन्होंने दे दिया फॉरेंसिक्स में। फॉरेंसिक्स में डॉक्टर साणो के हिस्टोरियंस वाला रोल प्ले कर रहा है, वो उस चीज़ की को डेप्थ में जाके परखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद रिजल्ट निकालते रहते हैं कि हाँ ये जो है वो इस तरीके से मरा होगा, इसकी मौत जो है वो इस तरीके से हुई होगी, तो वो हिस्टोरियंस उनको बताते हैं कि वो इस तरीके से जो है वो ये काम हुआ होगा, या इस तरीके से उन्होंने पर्टिकुलर सामान बनाया होगा इस तरीके की। तो इस तरीके से जो है वो इन्फॉर्मेशन को बिट बाय बिट वो जोड़ते हैं, जो भी हमें सोर्सेस मिलते हैं। हु यूजेस ऑल, यानी कि जो डिटेक्टिव्स होते हैं, जो हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट जो डिटेक्टिव्स होते हैं, जो सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं क्रूज के तरीके से, और उससे जो है वो बात को जोड़ के पास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। तो ये बात आपको समझ आ रही है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वन पास्ट और मैनी, क्या एक पास्ट है या कई सारे पास्ट है? आपने अगर गौर करा हो तो हमारा सब्जेक्ट है ना सोशल स्टडीज में, जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट है उसका जो टाइटल लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है आवर पास्ट, आवर पास्ट, पास्ट, यानी कि पास्ट, ये प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म का मतलब ये बहुवचन में है, एक वचन में नहीं, ये बहुवचन में है, यानी कि पास्ट एक नहीं है, कई सारे पास्ट है। तो टाइटल हमारी जो बुक का है वो है आवर पास्ट। तो वही सवाल आ रहा है, क्या एक पास्ट है हमारा या कई सारे हैं? तो कह रहे हैं कि आपने अगर नोटिस करा हो अपनी पास्ट की किताब, अपनी टेक्स्ट बुक का, तो उसमें टर्म लिखा हुआ आवर पास्ट। तो वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। यानी पास्ट जो है वो एक पर्सन का दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में पास्ट बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो पास्ट एक नहीं हुआ, दो पास्ट हो गए, और जब दो पास्ट होंगे तो जाहिर सी बात है ग्रामर आप लगा सकते हैं यहाँ पे हिंदी की कि वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, जाहिर सी बात है प्लूरल होगा। तो इसलिए अवर पास्ट टाइटल है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कई सारे पास्ट आपको देखने को मिलेंगे, और हम आगे इस किताब में टेक्स्ट बुक में धीरे धीरे उन पास्ट को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, द लाइफ ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। यानी किसानों की और जो मवेशी की जो जिंदगी है वो किंग और क्वीन की जिंदगी से बिल्कुल डिफरेंट है। जो लाइफ मर्चेंट की है वो डिफरेंट है फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। जो व्यापारियों की ज़िंदगी है वो कारीगरों की ज़िंदगी से काफ़ी अलग है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पे आप एक की लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर करके आप समझ सकते हैं। आगे क्या है, ऑल्सो ये भी ट्रू है आज के दौर में कि पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस, अलग अलग प्रैक्टिसेस को, अलग अलग कस्टम्स को अलग अलग पार्ट में कंट्री के फॉलो करते हैं। हर एक कंट्री में कोई एक जैसी चीज़ नहीं है, हमारी इंडिया में ही डाइवर्सिटी है बहुत सी जगह पर। हम यहाँ पे क्या फॉलो करते हैं और सदर्न पार्ट में हम क्या फॉलो करते हैं, हमारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं खाने के। ठीक है, हमारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, और हर रिलीजन में अपनी अपनी अलग अलग प्रैक्टिस हैं, उनके अलग अलग अपने कस्टम्स हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, और ये पहले भी थे। एग्जाम्पल के तौर में आज के दौर में टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान एंड आइलैंड में वो अपना खाना पीना जो करते हैं वो फिशिंग के जरिए से करते हैं, हंटिंग करते हैं, कलेक्ट करते हैं फूड फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस को। यानी कि जो अंडमान आइलैंड में जो लोग रह रहे हैं वो अपना खाना पीना कैसे करते हैं, फिशिंग करके करते हैं, हंटिंग करते हैं जानवरों की, या जो भी फॉरेस्ट से जो भी उनको फायदेमंद चीज़ें मिलती हैं उनको वो कलेक्ट करते हैं। बाई कंट्रास्ट मोस्ट पीपल जो सिटीज़ में है वो डिपेंड करते हैं दूसरी सप्लाईज ऑफ फूड पर। हमारा यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है, हमारे इस ज़मीनी जो हमारा एरिया एटमॉस्फेयर हम उस पर कैसे सर्वाइव करते हैं यहाँ पर भी जानते हैं। तो जो डिफरेंसेस है ना, ये पास्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे, जो आज हम देख रहे हैं डिफरेंसेस, ये आपको पहले पास्ट में भी देखने को मिलेंगे। बेसिकली
अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस भी हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। हम ये भी जानते हैं ना कि जो किंग्स ने जो बैटल्स लड़ी हैं, जो विक्ट्रीज उन्होंने हासिल करी हैं, उनके हमें रिकॉर्ड मिल जाते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड करी गई है, उनके ऊपर डेटा जो है वो रिकॉर्ड करा गया है। लेकिन जनरली जो हमारे जो पीपल्स हैं उस टाइम में, जैसे हंटर्स हैं, ये फिशिंग जो करते थे, फिशिंग फोक्स थे, मछुआरे लोग वगैरह, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स थे, इनके हमें रिकॉर्ड इतनी आसानी से नहीं मिलते, इवन हमें मिलते ही नहीं है क्योंकि उनके कोई रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करेगा, उनके बारे में कौन लिखेगा। राजा रानी के बारे में लिखने के लिए उनके पास उनके कोर्टियार्स हैं, उनके अनुदेशक हैं, वो उनकी सहायता करेंगे लिखने में, लेकिन इनकी सहायता कौन करेगा, इनको अपने जीवन यापन से ही फुर्सत नहीं, खाने पीने से ही और अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने से ही फुर्सत नहीं, तो वो लिखेंगे, उनके बारे में रिकॉर्ड कहाँ मिलेंगे। ठीक है। जबकि आर्कियोलॉजी जो है वो हमें हेल्प अस फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि बहुत कुछ हमें जानने को है, हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप आर्कियोलॉजी जो है वो काम करेगी ना, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा और हमें बहुत कुछ ऐसे जानने को मिलेगा जो हमें तो पता भी नहीं चला है। ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारा ये चैप्टर का, व्हाट डू यू मीन बाय डेट्स। डेट्स का मतलब खजूर से नहीं है, डेट्स का मतलब यहाँ पे तारीखों से, दिनांक से है। तो अगर कोई आपसे पूछता है या डेट क्या है, इफ समबडी आस्क यू द डेट, अगर आपसे कोई डेट पूछ रहा है तो आप प्रोबेबली मेंशन कर दोगे दिन, महीना और साल को। 2000 एंड समथिंग दैट जैसे आप चल रही 2024 चल रही तो आप कम्युनिकेट कर दोगे। तो दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारा जो ये 2024 ईयर चल रहा है ना, ये जो है जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद से है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि जीसस क्राइस्ट की एज क्या है इस समय, तो जीसस क्राइस्ट की एज जो है वो इस समय 2024 साल हो गए हैं। यानी 2024 साल की उम्र है, अगर वो आज जिंदा है तो 2024 साल की एज है उनकी। ठीक है। तो हम 2000 जो आज जो ईयर जो हम लिखते हैं अपने डेट के आगे, वो जो है वो 2024 जो लिखते हैं वो जीसस क्राइस्ट की बर्थ के हिसाब से लिखते हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर माने जा रहे हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं जीसस क्राइस्ट, उनकी बर्थ के ही अकॉर्डिंग हमारा जो है वो आज के टाइम पीरियड में ईयर चल रहा है। तो 2000 का मतलब ये है कि 200,000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। यानी कि हम अगर एक टाइमलाइन बनाए ना, तो यानी यहाँ से ये जीरो पॉइंट है, जीरो पॉइंट है। तो जब हम यहाँ से जीरो चल रहे हैं, 1 साल हो गए, 10 साल हो गए, 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, 500 साल, 500 साल हो गए, 1000 साल हो गए, यहाँ 2000 साल हो गए, और यहाँ पर ये 2024 साल चल रही है। तो यानी कि जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए तो 2024 साल हो चुके हैं। ठीक है। तो ये हमारा कैलेंडर है। अब इसके पीछे अगर हम जाते हैं, तब भी हमारी डेट जो है वो 1 2 3 4 5 6 करके निकल के पीछे चल जाती है। ठीक है। तो ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर BC। यानी अगर हम इस जीरो के पीछे जा रहे हैं इस तरफ, तो ये हमारा नेगेटिव फिगर में जाके, हम नेगेटिव में तो नहीं ले सकते, डेट नेगेटिव में तो नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर 1 साल हो गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, तो हम उसको नंबर के साथ जोड़ के सपोज मान के चलिए कि 150 साल है पीछे, तो 150 साल पीछे होने के बाद हम यहाँ पर जो है वो BC लगा देते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। यानी क्राइस्ट से 150, क्राइस्ट के पैदा होने से 150 साल पहले। तो अगर ये पता करें कि हम किस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सपोज इस टाइम पे हमें ये पता चलता है कि राइस की खेती हुई थी, सपोज 150 साल पहले जो थी वो करीब 150 साल BC पहले, ये ई नहीं है, ये बी है, BC है, ये BC है। 150 BC यानी 150 BC पहले हमें चावल की खेती के बारे में पता चलता है। तो हम उसको आज से कैसे रिलेट करेंगे, तो आज से हम उसको इस तरीके से रिलेट करेंगे, तो हम इस 2024 में जो है वो इस 150 साल को एडअप कर देंगे। तो एडअप करने के बाद हमारे पास 2174 साल, यानी अगर हम ये कहें कि 2174 साल पहले हमें चावल की खेती मिलती है, तो हम इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये बिफोर क्राइस्ट हम ऐड कर देते हैं। जहाँ पर भी हम बिफोर क्राइस्ट ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम जीरो से पीछे जा रहे हैं, यानी कि बर्थ, यानी कि जीसस क्राइस्ट की बर्थ से और पीछे हम जा रहे हैं। ठीक है। तो इस बुक में हम रेफर करेंगे तो डेट्स गोइंग बैक टू द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। हम यहाँ पर बेस ईयर लेके चल रहे हैं 2000, यानी 2000 हमारा बेस ईयर होगा, और हम यहाँ से इस 2000 साल से पीछे की तरफ हम जाएंगे, तो हमें हिस्ट्री की नॉलेज के बारे में यहाँ पे हमें पता चलेगा। अब यहाँ पर जो है वो डेट्स दे रखी हैं, लेटर्स विद डेट्स। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले, क्राइस्ट के जन्म से पहले। तो हमें समझना होगा, यू विल समटाइम्स फाइंड AD, हमें AD भी देखने को मिलेगा बिफोर डेट्स के पहले। इसका मतलब होता है टू लैटिन वर्ड में एनो डोमिनी। एनो डोमिनी यानी कि मतलब है मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड दैट इज क्राइस्ट। सो 2012 कैन आल्सो बी रिटन एज 2012 AD, 2012 AD। Sometimes CE is used instead of AD, यानी कि कॉमन एरा, एंड BCE instead of BC that is before common era। CE यानी कि कॉमन एरा, और BCE का मतलब हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा, ये सेम बात हो जाएगी। वी यूज द these terms बिफोर द क्रिश्चियन एरा, से पहले की हम बात कर रहे हैं तो बिफोर कॉमन एरा यानी कि बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा, या कॉमन एरा हम उसे कहेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अक्सर यूज होता है। लेकिन इंडिया में हम अब बात करें, बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग अबाउट बिफोर फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स, 200 साल पहले से हम इस चीज़ को, हम डेट्स को जो है वो हम देख रहे हैं। एंड समटाइम्स द लेटर BB मीन्स बिफोर प्रेजेंट।
ये डेट्स के बारे में सिंपल सिंपल सी बात मैंने आपको टाइमलाइन पीछे बता दी है, आप इसको नज़र में रखिएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन समझने की डेट के कंसेप्ट में जो है वो ये टाइमलाइन अगर आप इसे समझ लेंगे तो ये बेहतर होगा, ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, तो अब ये चैप्टर यहाँ पर हो गया है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत कुछ समझने को मिला होगा आपको। तो ये चैप्टर पहला हमारा खत्म हो गया, जल्दी ही चैप्टर 2 के साथ मिलते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर